नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। खबर है जहां पर आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी प्रत्येक सीट पर दावेदारों के 3-3 नाम के पैनल बनाकर प्रत्याशियों की सूची करेगी और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी चयन के क्रम में प्रदेश नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर संभावित उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। उन 3 नामों को लेकर प्रदेश की चुनाव समिति में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर को योजना लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होंगे। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का होगा। तो बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहां लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है। हमारा आपदा में बजट मिला है और बता दें कि 1480 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। आपदा से निपटने के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में आपदा से निपटने के लिए बजट दिया गया है। उधर मसूरी धनौल्टी रोड पर कार पार्क करने के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार नीचे गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। उधर देहरादून में 2 लड़कियों की सड़क पर आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों लड़कियां आपस में उलझ गईं। बाद में कुछ लोगों ने मामले को शांत कराया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से 2 लड़कियां आपस में लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही हैं वीडियो में, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में 2 लड़कियां एक दूसरे पर भिड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है।
खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। संजय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। बता दें कि कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर राज्य में चिकित्सा से संबंधित अवस्थापना ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है। उधर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग के लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी अडानी गठजोड़ के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी और मणिपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में राजभवन मार्च किया और इस मार्च में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदेश कार्यालय से नारेबाजी के साथ में राजभवन की ओर कूच किया और इस अवसर पर अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश किया है और इन आरोपों ने सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी की रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेरफेर को लेकर जो है एक पैटर्न को उजागर किया है जो भारतीय व्यापार और वित्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। यह घटना भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी के संबंध में चिंता विषय है। मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सकों और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी और इस बात पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर भी सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी डॉक्टर और कार्मिकों के दायित्वों का इन सब को देखते हुए एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है, जिसके बाद किसी भी कार्मिक को उनके दायित्वों के से जो है बार बार अवगत कराने की आवश्यकता नहीं हो। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व है, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो है ये। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम का कम किया जा सकेगा और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत में राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे और जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के जुड़े कार्य भी होंगे और इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन और एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होने हैं और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का है। तो बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और करीब 10 स्थानों पर जहां लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है। उधर न्यायालय के आदेश के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की कि वे अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाई न रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और एक्सपायरी दवाओं को तुरंत हटाएं। इस अभियान का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयां अलग रखनी है और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है और कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयां चेक करा के देनी है। उधर उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन
सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज्यादा आपदा आती है वहां पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। अभी वो होने से कभी भेज सकते हैं। उधर हरिद्वार पुलिस ने एएसपी जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में चौपाल का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जनसंवाद कर उनके मौलिक अधिकारों और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी पुस्तिकाओं का विवरण कर छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। वहीं चौपाल में नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभाव, रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने युवाओं की काउंसलिंग पर जोर देते हुए नशा छोड़ने और नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गांव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और उस समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। जागरूकता अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं स्पेशली अल्पसंख्यक उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम श्रीनगर में मेयर के चुनाव को लेकर पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर जो है कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता लखपति भंडारी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी में कई योग्य कार्यकर्ता हैं। बताया कि नगर निगम के भीतर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कई विकास कार्य करवाए हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एक मत होकर उसको जीतने में सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो भी अपनी दावेदारी नगर निगम के मेयर के पद को लेकर रखते हैं। बहुत स्पष्ट है, मैं एक बात का विरोधी हूं कि जो हमारे कुछ जिहादी हो या इस प्रकार के रोहिंग्या हो जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने का, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। और इसको लोग अगर राजनीति सोचते हैं तो सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि मैं अपनी बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हर हाल में इन जिहादियों के चंगुल से बचाना। और जो इस प्रकार की इन लोगों की एक प्रवृत्ति है, एक जो फंडिंग करके और इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उस बात का विरोधी हूं। उधर पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि योग और संस्कृति को बढ़ावा मिलने पर पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उनकी संस्था योग को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ सनातनी संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रही है ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। योग से भारत को पहचान मिली है। ऐसे में बालकृष्ण ने जो है कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जा रहा है। पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष का बयान, जिसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार इसलिए संस्था कर रही है कि योग से भारत को पहचान मिली है और साथ ही साथ अब जो है भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। उसको विश्वव्यापी बनाने का एक हमारा लक्ष्य था, उसी के लिए उसकी स्थापना हुई है। और आज हमें यह सोच कहीं ना कहीं हमें शकुन प्रदान करता है कि आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पतंजलि का यह अभियान पहुंच रहा है। और लोग आज हमारी जो विरासत की जो गौरव है योग आयुर्वेद के माध्यम से जुड़ करके लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। और इस अभियान में चाहे वो संस्था के रूप में हो चाहे संगठन के रूप में लाखों लाखों भाई बहन कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पूरे देश और विदेशों में भी अनेक देशों फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।